जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट जो हैं इस से क्लास से रिलेटेड जो है पहले डाले गए हैं। इनका लिंक दोस्तों इस वीडियो में शेयर कर देंगे, उस वहाँ से भी आप देख सकते हैं उन वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि आपके सीटेट जुलाई एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो भी प्रश्न यहाँ पे लाए गए हैं उस प्रश्न का दोस्तों उद्देश्य यही है कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में सहायक हों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि सीटेट एग्जाम से तैयारी से रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल पर डाले जाएँ उनका लिंक आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जा रही है तो दोस्तों आज है 5 जून, और 5 जून के दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि सबसे पहले पर्यावरण दिवस की स्थापना कब की गई थी, तो बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय जो है किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय की गई थी। अगर बात करें तो ये 2018 की थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति जो थी वो 2018 की थीम थी। वहीं अगर हम बात करें 2022 की थीम क्या थी, तो ओनली वन अर्थ इसका थीम था। ओनली वन अर्थ जो है 2018 का थीम था। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि रेड डेटा बुक में किसकी सूची जो है वो शामिल है? पौधे और जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियाँ, विलुप्त जानवर और पौधों की, विदेशी पौधे और पक्षी की, पौधों और जानवरों के दुर्लभ प्रजातियाँ की। तो पौधे और जानवरों की अगर हम पे बात करें तो यहाँ पे रेड डेटा बुक जो होता है, रेड डेटा बुक को रेड लिस्ट या लाल सूची के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुओं, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का विवरण देने वाला एक प्रकार से दस्तावेज होता है। ठीक है, जिसमें पौधे और जानवरों की क्या होती है, लुप्त प्राय प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। तो पौधे और जानवरों की, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है, यहाँ पे बता दें आप सभी को कि इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे पौधे और जानवरों के जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, ठीक है, उनका विवरण देने का काम जो है रेड डेटा बुक करता है। तो चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आगे भी इनकी आने की जो है प्रबल संभावना है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक शिक्षक जो है मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं। वे दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों जल संरक्षण आंदोलन संबंधित हैं, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन संबंधित हैं, उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो अगर हम बात करें कि मेधा पाटकर ने अगर यहाँ पे दोस्तों मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई की बात की जाए तो दोनों लोगों ने यहाँ पे पर्यावरणीय मुद्दों पर आंदोलन उनका रहा। तो अगर मेघा पाटकर की सिर्फ बात करें तो मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में सक्रिय रूप से यहाँ पे भूमिका निभाई थी। और नर्मदा घाटी परियोजना एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें नर्मदा घाटी नदी के पार बनाया जा रहा है कई बड़े बांधों के खिलाफ यहाँ पे आदिवासी किसानों और पर्यावरणविदों ने भागीदारी ली। अमृता देवी बिश्नोई एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन में भाग लिया और उन्हें भारत का एक पहला पर्यावरणविद भी इनको माना जाता है। तो कह सकते हैं कि दोनों लोगों ने यहाँ पे जो योगदान दिया उनका आंदोलन जो था पर्यावरण के मुद्दों पर आंदोलन रहा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यह पूछा रहा है, ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों के कुछ
कटिंग्स द्वारा उपयोग करना, गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन करना, आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा करना, वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े एकत्रित करना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों बता दें आप सभी को कि वायु प्रदूषण वातावरण में धूप और जैसे एक या एक से अधिक संस्करणों की उपस्थिति जैसे मनुष्य, पौधे और जानवरों के लिए हानिकारक। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों के कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग करना, बिल्कुल सही। इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे वायु प्रदूषण की जो अवधारणा है उसका विकास के लिए यहाँ पे उपयुक्त है। जबकि यहाँ पे गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन करना एक किसी प्रकार से भी वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। जबकि आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैन के उपयोग पर चर्चा करना, वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े जो हैं एकत्रित करना या आंकड़ों पर चर्चा करना, ये सभी क्या है दोस्तों वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त हैं। जबकि गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन जो है वो कहीं से भी जो है वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा रहा है कि दोस्तों सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नागरिक औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकरण वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सामाजिक वानिकी, तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शब्द का प्रयोग पहली बार जो है 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा जो है वो किया गया था। और सामाजिक वानिकी का मतलब है कि पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को ठीक करने के उद्देश्य से बंजर और वनों की कटाई से वनों का यहाँ पे संरक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पे संरक्षण करना और वनों को उगाने से मतलब है दोस्तों सामाजिक वानिकी का तात्पर्य ही है कि पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को ठीक करने के उद्देश्य से बंजर और वनों की कटाई में वनों का संरक्षण और प्रबंधन करना, ठीक। जबकि यहाँ पे नागरिक औद्योगिक संपदाओं में यहाँ पे नहीं, जबकि यहाँ पे फसलों के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना, वहीं सड़कों और पटरियों के साथ साथ वहाँ पे वृक्षों का उपयोग करना या निम्नीकरण वन आरक्षित क्षेत्रों में, ये सभी क्या है दोस्तों यहाँ पे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है सिवाय यहाँ पे नागरिक औद्योगिक संपदाओं में। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा रहा है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है और इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से एक है। सही विकल्प का चयन करना है। तो मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या पीसी जोशी। तो यहाँ पे तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है और इसके प्रधान कौन है? यहाँ पे अगर हम प्रधान की बात करें तो राजेंद्र सिंह जो हैं वो तरुण भारत संघ एक संस्था है जिसमें जल संरक्षण के लिए कार्य करते हैं और इसके प्रधान कौन है? राजेंद्र सिंह इसके प्रधान हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है दोस्तों चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे। अगला प्रश्न, यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ये ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? ओम, डेसिबल, जूल या एम्पियर से? तो ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पे डेसिबल से मापा जाता है। किससे? डेसिबल से मापा जाता है। डेसिबल एक प्रकार का क्या होता है? लघुगणक इकाई होती है जिसका उपयोग ध्वनि स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल और संचार में भी व्यापक रूप से इसका जो है उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें ओम की, तो ओम एक विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है जो एक वोल्ट के संभावित अंतर के अधीन होने पर 1 एम्पीयर की धारा को क्या करती है? प्रेषित करती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ एम्पीयर, तो एम्पीयर विद्युत धारा की एक इकाई है जो 1 प्रति सेकंड कूलम के प्रवाह से के बराबर होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल से यहाँ पे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या 21 नवंबर को?
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विश्व शौचालय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस जो है मनाया जाता है। और बता दें आप सभी को कि सुरक्षित और स्वस्थ शौचालय कोविड और अन्य बीमारियों के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा तंत्र इसको मानते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस जो है उसका यहाँ पे थीम रखा गया था 2020 में कि अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन जो है इसका थीम था। वही चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों एक महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल पहुंचती है तो इससे कुछ ऊर्जा जो है वापसी अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और शेष ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित और पुनः क्या होती है, विकृत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसों के, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्रहों पर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो जल वाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और ओजोन होता है। और कुछ कृत्रिम रासायनिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ये सभी ग्रीन हाउस गैस से नहीं है, जबकि आपका नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किन किरणों से बचाता है, यक्स किरणों से, अवरक्त किरणों से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत होती क्या है जान लीजिए कि ओजोन परत जो होती है यह समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन अणुओं की एक परत होती है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है जिसका अक्सर O3 के रूप में समाप्त किया जाता है। जो ओजोन परत होती है दोस्तों इसको O3 नाम दिया जाता है। और इसका महत्व अगर हम जान लीजिए तो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति सूर्य के हानिकारक जो है पराबैंगनी किरणों जिसको UV के नाम से जानते हैं विकिरण को आने से रोकती है, ठीक है। और इस प्रकार मनुष्य और अन्य जानवरों के इससे प्रभाव से बचाती है। तो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे यह पृथ्वी पे जानवर पशुओं की जो है या मनुष्यों की जो है रक्षा करती है। तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन सी जिम्मेदार है। ताजमहल के पीला होने का कारण क्या है या इसमें से कौन सी गैस जो है वो ताजमहल के पीला होने के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो ताजमहल के पीला होने का पीछे का यहाँ पे कारण दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की रंगहीन गैस है। यह वायु प्रदूषक के लिए जिम्मेदार जहरीली गैस होती है। यह प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा उत्पादित होती है, जारी की। इसका सूत्र होता है दोस्तों SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख मानव निर्मित स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण जो है इसका उत्सर्जन होता है। और बता दें आप सभी को ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पीला हुआ है और यह अम्लीय वर्षा का कारण बनता है जो ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रक्रिया करता है और उससे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एक सटीक वर्णन करता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, रसोई गैस सिलेंडर गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैला रहे चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक का उत्पादन करने वाली एक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव। तो इसमें कौन सा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की हम बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहा, भोपाल गैस आपदा जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में यूरेनियम कार्बाइड इंडियन लिमिटेड संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को एक गैस का रिसाव दुर्घटना हुई थी और औद्योगिक आपदा को इतिहास में दुनिया की सबसे भीषण आपदा जो है इसको माना जाता है। 50,000 से भी अधिक लोग जो है मेथाइल आइसोसाइनेट गैस के संपर्क में आए थे और काफ़ी दोस्तों यहाँ पे नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे जो इसका मान कारण था
गैस संयंत्र के, यहाँ पे दोस्तों आप बता दें कि 3 दिसंबर 1984 को अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी के स्थायित्व वाले एक कीटनाशक संयंत्र में से 45 टन खतरनाक गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है बच गई थी। उसी का दोस्तों यहाँ पे रिसाव हुआ था उसी गैस का, जिसका दुष्परिणाम था 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। तो कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव जो है वही इसका कारण था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस गैस का भूमंडलीय तापमान में सर्वाधिक योगदान है। तो भूमंडलीय तापमान जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन। तो अगर हम बात करें दोस्तों सभी क्या होती हैं, सभी ठीक है, तो सभी हानिकारक गैसें हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैस अगर हम बात करें तो भूमंडलीय तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक जो है योगदान किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान होता है। और भूमंडलीय तापमान वृद्धि के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि है और इसे ग्रीन हाउस गैस या उस ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी के सतह के निकट जो है फंस जाता है, या कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिसमें दोस्तों पृथ्वी की सतह के निकट जो है अब देखिए यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के सर्वाधिक योगदान देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक योगदान इसका ही होता है। तो यहाँ पे कुछ गैसें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें होती है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन या फ्लोरोक्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों भूमंडलीय तापमान के कारण वृद्धि होती है। भूमंडलीय तापमान के मानव निर्मित कारण, देखिए दोस्तों यहाँ पे कई कारण होते हैं, कुछ कारण तो मानव निर्मित होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। तो जो मानव निर्मित कारण है उसको आप जान लीजिए कि भूमंडलीय तापमान के मानव निर्मित कारण होते हैं वनों की कटाई करना और वाहनों का उपयोग करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक विकास और कृषि जनसंख्या। ठीक है, सभी क्या होते हैं, मानव निर्मित कारण होते हैं भूमंडलीय तापमान के। तो वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक कारण क्या होता है, तो ज्वालामुखी, जलवाष्प, वन का जलना, ये सभी क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक कारण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है। जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियां, एरोसोल के डिब्बे का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी ग्रह से शुरू से ही जलवायु में कई बदलाव जो हैं देखे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मानवीय गतिविधियाँ हैं जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। पहले आप जान लीजिए कौन सी गतिविधियाँ हैं मानवीय गतिविधियाँ। जंगलों का जलाना, कृषि गतिविधियाँ, एरोसोल के डिब्बे का उपयोग करना, जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट का निर्माण करना, शहरीकरण, वनों की कटाई आदि सभी क्या होते हैं, मानवीय गतिविधियाँ होती हैं जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। तो जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियाँ, एरोसोल के डिब्बों का उपयोग करना सभी क्या हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी पर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि मिनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें का स्तर अधिक होता है। तो अगर हम मिनी माता रोग की बात करें तो मिनी माता रोग उन मछलियों खाने से होता है जिसमें क्या अधिक होता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी। तो मिनी माता रोग जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है, कि गंभीर पारा विषाक्तता जिसमें पारा की अधिक मात्रा पाई जाती है, उन मछलियों का सेवन करने से मिनी माता जो है रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कैडमियम की बात करें तो इटाई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इससे दर्द होता है, उससे दर्द होता है। कैडमियम विषाक्तता की अधिकता के कारण जो है वो इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम की वजह से होता है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।